नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, जहां आम आदमी पार्टी की तीसरी लिस्ट जारी हो गई है। आम आदमी पार्टी की तीसरी लिस्ट में 11 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। दरअसल अब तक पार्टी ने कुल 33 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी शनय शनय आगे कदम बढ़ा रही है और अब ये 33 उम्मीदवारों का नाम तय कर चुकी है। आम आदमी पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश में है। किसी भी तरीके से यहाँ उनकी भागीदारी हो, ये प्रयास आम आदमी पार्टी का है। आपको बता दें कि आकाश जायसवाल को बैकुंठपुर से, चंद्रकांत रिक्सेना को कटघोरा से, मानभजन टंडन को लुरमी से, दीपक पत्रे को मुंगेली से और दुर्गलाल केवट को जयजयपुर से, लेखराम साहू को कसडोल, जसवंत सिन्हा गुदरदेही से और संजीत विश्वकर्मा दुर्ग ग्रामीण से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं चमेली कुर्रे पंडरिया से, जगमोहन बघेल बस्तर से, नरेंद्र भवानी जगदलपुर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। आम आदमी पार्टी के 11 उम्मीदवारों की ये सूची आई है। अब तक कुल 33 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी घोषित कर चुकी है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये 33 प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने अब तक उतार दिए हैं। बहरहाल देखना होगा कि आगे अब अगली लिस्ट में कहां से और किन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा आम आदमी पार्टी करेगी, क्योंकि एक ट्रायंगल यहां पर अंशिका बन रहा है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच पहले दो प्रमुख दल आम आदमी पार्टी के अलावा जो अब चूंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के आने की वजह से एक एंगल बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही दो प्रमुख दल थे और जो वोटर्स हैं छत्तीसगढ़ के, जो रहवासी हैं, वे इन्हीं दोनों में से किसी एक को चुन करके सत्ता में बैठाते थे और अब आम आदमी पार्टी अपने आप को यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश में जुटी हुई है। बिल्कुल, तो ये हम दिखा रहे हैं कि आखिर कौन सा प्रत्याशी कहां से उतारा गया है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो युगल हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी है, अपनी तीसरी लिस्ट, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम है। क्या अभी भी आम आदमी पार्टी और भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी और कब करेगी? फिलहाल इन जो 11 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान किया गया है, इनको किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए अंशिका, लगातार जो राजनीतिक दल है वो पार्टी है अपने उम्मीदवारों का जो सूची है वो लगातार जारी कर रहे हैं। अभी ये आप पार्टी की तीसरी सूची है। बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी 2 सूची जारी कर दी है, 2 और इसके अलावा अभी हम बीजेपी की बात करें तो 85 विधानसभा सीटों पर ये सूची जारी कर दी गई है और लगातार ये सूची जारी करने का जो दौर है वो जारी है। कांग्रेस की सूची को सबको इंतजार है कि आखिर कांग्रेस किस तरह से चुनावी मैदान में उतरने के लिए निर्णय ले पाती है, कितने नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी। साथ ही साथ जो मंत्री के जो टिकट है, लगभग सभी मंत्रियों के टिकट तो फाइनल है। हाँ। और कुछ विधायकों की टिकट कटने की जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, तो सभी को कांग्रेस की सूची का इंतजार है और उसके बाद ही तय हो पाएगा कि छत्तीसगढ़ में मुकाबला किस तरह से होगा। लेकिन बीजेपी ने पहले ही 85 उम्मीदवारों की सूची जारी करके सभी राजनीतिक दलों को चौंकाया है और अब चूंकि नामांकन भरने की प्रक्रिया है वो आज से ही शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में जो एक दबाव है कि जल्द से जल्द जो अन्य जो दल है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे सभी है, वो सूची जारी कर सके। तो मुकाबला त्रिकोणीय होगा या फिर किस तरह का होगा, ये तो सूची जारी होने के बाद सभी दलों बिल्कुल। और 3 दिसंबर को नतीजे क्योंकि आएंगे, तो अब इंतजार अभी और भी ज्यादा बाकी है। युगल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में कांग्रेस कमेटी की, यानी कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव कमेटी बनाई गई थी, उसकी बैठक हुई और जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सभी 90 सीटों पर चर्चा हुई है और दोबारा बैठक होगी और पहले चरण के लिए 1-2 दिन में सूची जारी करने की भी उन्होंने बात कही है। हम सहमति से फैसला कर रहे हैं, उन्होंने कहा। कहीं कोई विवाद नहीं है, 1-2 जगह अभी और जानकारी लेनी है, इसके बाद बाकी सीट भी क्लियर कर देंगे। उन्होंने बताया कि दोबारा फिर बैठेंगे, हाईकमान से बात करके अंतिम फैसला लिया जाएगा। टीएस सिंहदेव ने कहा कि पहले चरण के लिए कम समय है, इन सीटों पर जल्दी प्रत्याशी घोषित करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का चेहरा वही होगा जिसे पार्टी कहेगी। पर डिस्कशन हुआ, लेकिन एक
उसमें 90 पे हम नहीं कर पा रहे थे, तो फिर से बैठेंगे और फिर करेंगे। और जो फर्स्ट फेज है उसका 1-2 दिन में हम फैसला करके निकाल देंगे। बायन हाँ, तकरीबन आम सहमति से सब कुछ हो रहा है। कहीं किसी सीट पर कोई विवाद नहीं है, सब आपस में ठीक हो रहा है। 1-2 जगह जैसे है कि थोड़ा और इनपुट लेना है हमने, तो वो लेकर हम जल्दी ही 1-2 दिन में और क्लियर कर देंगे। मैम, तो पहले चरण में बस क्लियर हुआ है? नहीं, पहले चरण का तो हमने एकदम निकालना ही है ना, क्योंकि समय की बात है, तो उसमें 1-2 जगह और इनपुट लेकर हम 1-2 दिन में निकाल देंगे। दूसरों में भी बाय एंड लार्ज हमारा हो रहा है और जल्दी वो भी सारा हो जाएगा। सीटों पर सिंगल कितनी सीटें हैं सर? 90 पे डिस्कशन हो। सर ये बताइए कि क्या कोई सीट आज फाइनल नहीं हुई, ये कहना चाह रहे हैं? भूपेश बघेल की फाइनल मानी, सीएम साहब की फाइनल माननी चाहिए। सर सीएम फेस कौन रहेगा? 71 सीटिंग विधायकों में एक डिक्लेयर मान लेना चाहिए। सर सीएम फेस कौन रहेगा इलेक्शन में? पार्टी जिनको कहेंगे। तो छत्तीसगढ़ में जारी सियासी संग्राम के बीच जुबानी जंग जारी है। रायपुर पहुंचे एआईसीसी के चेयरमैन पवन खेड़ा ने प्रदेश बीजेपी से लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और यहां केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि रेवड़ी कल्चर ये उचित नहीं है। पवन खेड़ा के जवाब में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी पलटवार किया है। मैं जिसे राहत कहता हूं, अभी जो मैंने बखान किया हमारी राहत, उसको वो रेवड़ी कहते हैं। अगर धान में किसान को कीमत मिले तो प्रधानमंत्री को उनको उसमें रेवड़ी दिखती, उन्हें आपत्ति है इस बात से। तेंदुपत्ता की अच्छी कीमत मिले तो प्रधानमंत्री को उसमें भी रेवड़ी दिखती। आप मुझे बताइए वो रेवड़ी है या राहत? कांग्रेस तो उसे राहत मानती। अदानी को दोगे, वो किसको राहत दे रहे हो आप? तो क्या अदानी को राहत की आवश्यकता है? राहत की आवश्यकता तो मजदूर, किसान, आदिवासी, मध्यम वर्ग के श्रेणी के लोग, हम सबको राहत की आवश्यकता है। लेकिन प्रधानमंत्री को हम सबको जो मिलता है वो रेवड़ी दिखती है, अदानी को जो मिलती है वो राहत दिखती है। अब आपके सामने हर बार जो भी यहाँ प्रेस वार्ता करता है वही खाता ही बघेल साहब की सरकार का आपके सामने रखता है। मुझे लगता है कि एक वोटर को रट गया होगा अब तक तो क्या क्या काम हुआ इस सरकार का। अगर ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी हो जिसको मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अनुमति ली इनसे, विनोद जी से भी और शुक्ला जी से भी और राधिका जी से, कि मैं ये आज आपके सामने दिखाना चाहता हूं कि बटन कमल पर दबेगा तो वीवीपैट से अदानी निकले। अगर कमल दबाएंगे तो छत्तीसगढ़ का विकास निकलेगा, अगर कमल दबाएंगे तो भूपेश बघेल के शराब, कोयला, जमीन, जंगल, डीएमएफ, कैंपा, धान, रेत, सीमेंट का घोटाला निकलेगा और वो जेल जाएंगे। पीएससी का घोटाला निकलेगा जिसमें लाखों युवाओं के जीवन के साथ में इन्होंने मजाक किया है, लाखों रुपए लेकर उनकी भर्ती की है। ये घोटाला निकलेगा और ये सब घोटाला करने वाले जेल जाएंगे। और भूपेश बघेल जी, आप अडानी अडानी करते हो, आपने कितनी खदानें दी हैं अडानी को, जरा ये बताओ। अडानी से कितनी वसूली की है, जरा ये बताओ। कांग्रेस पार्टी कितना चंदा लेती है अडानी से, जरा ये बताओ। जब ये पोल खुलेगी ना। एक तरफ कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों के नाम पर रायपुर से लेकर दिल्ली तक मंथन में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ जगदलपुर में 91 पंचायतों के कांग्रेसी प्रतिनिधियों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। बगावती तेवर अख्तियार करने वाले ग्रामीण जनप्रतिनिधि टीवी रवि का नाम आगे कर दिया। स्थानीय कांग्रेसी रवि को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष टीवी रवि का नाम दावेदारों के पैनल से हटा दिया गया है, जिसके बाद यहां के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। आप लोग अपना कीमती रवि भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
246 बूथ है, अभी नया बूथ बना है, क्योंकि बूथ का स्थिति काम हम लोग ने खुद किया है एक एक गांव जाके, तो हमको इससे ज़्यादा अनुभव है जो बनाया है बूथ लेवल। रवि भैया बनाए थे, साथ में लेके गए थे सब, एक एक चीज़ को हमको अनुभव है और हमें विश्वास है कि लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे निश्चित तौर पर। किसको टक्कर देंगे? टक्कर कोई भी रहे, हम चाहते हैं कि हमारा आदमी विधायक बने, हमें किसी से कोई परवाह नहीं है। हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, हम चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र का मान बढ़े और ग्रामीण क्षेत्र के लोग आगे आए, चाहे रोजगार के विषय में, चाहे सब के विषय में। हम सबकी मेहनत के लिए एक बार नेतृत्व करने के लिए जो मौका 5 साल बाद ये जो त्यौहार आया है, तो इसमें हम लोग नेतृत्व करेंगे और इसके विषय में पुरजोर से जीतेंगे और क्षेत्र का विकास के लिए कार्य करेंगे। भीड़ ये पिछली बार जो है ये पार्टी को जो है नेतृत्व करने वाला, पार्टी को ऊपर उठाने वाला यही टीवी रवि जी है। इन्हीं की बदौलत आज जो है पार्टी इस मुकाम तक पहुंची है। फिर भी इसको देखते हुए पार्टी ने इन्हें कोई महत्व नहीं दिया, कोई जगह नहीं दी। पिछली बार के चुनाव में हम सारे कार्यकर्ता जो हैं इनके नाम पर मुहर लगा चुके थे। राजनांदगांव के डोंगर गांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम घोरदा में ग्रामीण लामबंद हैं और अपनी मांग पूरी न होने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दे रहे हैं। इसे लेकर ग्रामीणों ने बैनर पोस्टर भी लगा दिए हैं। दरअसल ग्रामीणों का ये कहना है कि एक खदान के संचालन के कारण उनके घरों में दरारें आ रही हैं, जल स्तर नीचे जा रहा है, शासन प्रशासन से शिकायत की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन खदान संचालकों के साथ ही खड़ा दिखाई दे रहा है। प्रशासन और शासन से लगातार शिकायत करने के बावजूद अब तक ग्रामीणों को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। हमारा मांग यही है कि ग्राम घोरदा में निर्मल चंद जैन द्वारा अनियमितता करके वो खदान खुदाई हो रहा है, अधिक गड्ढा है और अपने जमीन में ना खोद करके शासकीय भूमि में इस्तेमाल कर रहा है। इसको शासन प्रशासन से सभी मांग किया गया, लेकिन शासन प्रशासन का कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए हम आज ग्रामवासी घोरदा द्वारा हम चुनाव का बहिष्कार करने आए। ये खदान की समस्या ही हमारी प्रमुख विषय है, जिस पे आज हम चुनाव बहिष्कार तक पहुँचे हैं। स्टार्टिंग 40 साल पहले इसका जो सरकारी लीज था 378 पे मिला था, जो सरेंडर कर चुके हैं 2008 को। उसके बावजूद उस पर अभी भी खुद का फार्म हाउस चला रहे हैं, जो कि अवैध है। यहाँ समस्या लगभग 40 वर्ष से ग्राम पंचायत घोरदा में खदान के समस्या है और एक खदान लड़ाई है कम से कम हमन कई वर्षों से करत है, लेकिन हमार तकलीफ ज़्यादा बढ़ गए है और तकलीफ में आके हमन खदान ला बंद कराए के ये गांव हमन एकजुट होके काम करत हन, ओमे हमला सफलता हासिल होना चाहिए और खदान पूरा बंद होना चाहिए। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि अमृता बारले अब हमारे बीच नहीं रही। शंकराचार्य अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। कुछ दिनों से वो बीमार चल रही थी। राष्ट्रपति सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जा चुका था। अमृता मिनीमाता राज्य अलंकरण से भी सम्मानित की जा चुकी थी। और अमृता बारले जो कि दुर्ग की रहने वाली थी और दुर्ग से ये बड़ी खबर आ रही है, लोक कलाकार, छत्तीसगढ़ की संस्कृति का प्रतिबिंब की तरह वो पूरे समाज में चमकती थी और अब ये हमारे बीच नहीं है। शंकराचार्य अस्पताल में दरअसल उनकी तबीयत खराब होने के बाद भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। लंबे समय से वो बीमार चल रही थी और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और उन्होंने आखिरी सांस ले ली है। राष्ट्रपति सम्मान से भी सम्मानित किया गया था अमृता को। इतना ही नहीं, मिनी माता राज्य अलंकरण से भी सम्मानित थी वो। अंबिकापुर में ट्रक में भीषण आग लग गई। खड़े ट्रक के केबिन में आग लगी है। सूचना मिलते ही पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग को आखिरकार बुझा लिया गया है। दरअसल गांधीनगर में पीजी कॉलेज के पास यह हादसा हुआ। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग लगी तो लगी कैसे। हालांकि मौके पर सूचना के बाद दमकल विभाग की टीम पहुंची और वक्त रहते आग पर काबू पा लिया।
अंबिकापुर से सामने आई तस्वीर देखिए किस तरह से ये वही ट्रक है जिसमें आग लगी थी और खड़े ट्रक के केबिन में दरअसल ये आग लगी और ये आग कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि चलते ट्रक में ये माना जा सकता है कि शॉर्ट सर्किट हुआ हो सकता है, लेकिन खड़े ट्रक में आग क्या किसी ने जानकर लगाई या फिर ये किसी और वजह से आग लगी, ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग को और भड़कने से पहले ही शांत कर दिया और काफ़ी मशक्क़त वहां पर करनी पड़ी और उसके बाद आग के भड़कने की किसी भी संभावना को निरस्त किया। और बढ़ते आगे, सरगुजा जिले के सीतापुर थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले 2 आरोपियों को कल्याणपुरी नई दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2,60,000 रुपए से ज्यादा की रकम सहित अपराध में इस्तेमाल 2 मोबाइल फोन भी मिले हैं। मामले में दोनों आरोपी सागर और पवन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करते हुए जेल भी भेज दिया गया है। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा मिले हैं। दोनों को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। बीमा पॉलिसी की रकम के नाम पर ये ठगी करते थे और आखिरकार इन्हें गिरफ्तार कर ही लिया गया। खुद को ये डिपार्टमेंट का व्यक्ति बताते थे और फिर लोगों से ठगी करते थे। हालांकि पुलिस ने जब बार बार शिकायत मिल रही थी तो इस पर एक टीम बनाकर ऑपरेशन चलाया और इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। 2 आरोपी है पवन और सागर, जो अपने आप को IRDA का जो है मैनेजर बताकर, फंड मैनेजर बताकर जो सोनतराई के व्यक्ति है उसने जो है ये सोनतराई थाना सीतापुर एरिया के उसने जो है अपने आप को मैनेजर बताकर ठगी किया, पॉलिसी के नाम से ठगी किया है। और इसी क्रम में थाना सीतापुर अपराध दर्ज किया गया और विवेचना क्रम में ही पता चला कि दोनों ठग दिल्ली के हैं। दोनों ठग को हमारे साइबर टीम और थाना की टीम द्वारा जो संयुक्त रूप से ज्वाइंट होकर ये लोग जो है परामर्श कर आरोपी को गिरफ्तार किए हैं। राजनांदगांव के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी का मंदिर है, जहां वर्ष में 2 बार नवरात्र पर्व पर मेले का आयोजन किया जाता है। बता दें कि 15 अक्टूबर से नवरात्र पर्व शुरू हो रहा है। इसके लिए मां बमलेश्वरी परिसर में आज जिला कलेक्टर डोमन सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। दरअसल बैठक में मुख्य रूप से श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो सके, मां बमलेश्वरी का दर्शन कर सुगमता से वो आ जा सके, इसके लिए यहाँ पर क्या इंतजाम होने चाहिए, इसके बारे में चर्चा की गई। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रदेश में चूंकि विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में प्रदेश में आचार संहिता तो लागू है ही, और जिला कलेक्टर ने मंदिर ट्रस्ट के साथ बैठक में इन सभी स्थितियों के बारे में चर्चा की, जिससे इलेक्शन का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी कहीं वायलेट ना हो, और इसके अलावा जो श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आने वाले हैं उन्हें भी सुविधाजनक तरीके से माता के दर्शन हो सके। और बैठक में उपस्थित सभी लोगों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। नवरात्र के दोनों अवसर पर जिला कार्यालय में एक बैठक होती है और यहाँ बैठक होती है जिसमें पिछले वर्षों के अनुभव, पिछले मेला के अनुभव के आधार पर और सुविधाएं श्रद्धालुओं को कितना अच्छा हम दे सकते हैं इस विषय पर बात होती है। और कुछ नई सुविधाएं जोड़ते भी हैं हम लोग, कुछ कमियां रहती हैं उसको सुधारते भी हैं ताकि लोगों को अच्छे से दर्शन हो सके और उसका लाभ ले सके। नवरात्रि में बहुत ज़्यादा जो भीड़ आने की, दर्शनार्थी आने की संभावना है मेला में लेके, तो इसको भी लगभग 700 के आसपास जो पुलिस बल अनुमानित यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर 3 स्तर। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। Ready boys?